लास्ट वीडियो में एक भाई को डाउट था कि जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, मैम ने जो लिखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल आपका वैल्यू इनकलकेट करने में, तो उसमें मैंने बोला था कि आप एक अनदर डायमेंशन ऐड कर सकते हो। मतलब मैंने बोला था कि मैं तो हमेशा ऐड करता हूँ। तो भाई ने पूछा था कि ऐसा क्यों है, मैम ने जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है पूरा प्रिसाइजली उसी को लिखा है, अच्छा पॉइंट लिखा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो देखो भाई, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैम ने जो लिखा है वो गलत है या फिर वो ऑलरेडी रैंक 1 है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही है। बस ये है कि अगर आपका, मेरा मानना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप अनदर डायमेंशन ऐड कर सकते हो तो उसमें ऐड करना चाहिए, और उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए कि आपका 80% आप तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड आप मेन बॉडी में लिखो। 80% मैं वही लिखूंगा और जो 20% है उसमें मैं अनदर डायमेंशन ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन में था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल का रोल, तो मैंने बस ये बोल दिया था कि मैम ने 9 पॉइंट दिया था, उसके जगह पे मैं 7 या 8 पॉइंट लिखता और उसके जगह पे मैं ये डायमेंशन ऐड कर देता कि नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट important, some other factors also as well, there are as well। तो उसमें पेरेंट्स और क्या बोलता है सोसाइटी, मीडिया और ये सब मैं बस जस्ट पॉइंट वाइज लिख दूंगा। ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो मेरा मेन 80% की बॉडी है उसको उससे डाइल्यूट हो जाए कि मैं कुछ और ही आंसर लिख दिया हूँ, इसको इम्पोर्टेंस दे दिया हूँ। नहीं, इसको जस्ट पॉइंट आउट करने के लिए भाई नहीं, वो चीज़ है वो सही है, लेकिन देखो ये 3-4 चीज़ें भी आप कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इस तरीके से कौन लिखते थे, जो 2023 के AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव सर, जितनी भी उनकी कापियाँ GS की थी उसमें मैंने देखा है कि वो भी एक अनदर डायमेंशन ऐड करते थे और उससे उनका नंबर बहुत अच्छा आया हुआ था। तो मतलब मोस्टली मैं ऐसे ही, मतलब मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। आपका जो एस्से होता है उसमें भी एक आपको 1-2 पेज का तो इंटरव्यू देना ही रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें बनता है, जबरदस्ती आपको नहीं बनाना है कि मतलब उसमें मतलब नहीं बन रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग, तो वो है, उसको आप ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं झूठ भी बोल देंगे ये है। तो जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं वहाँ पे उसको आपको वही मानना है, वहाँ पे एंटी व्यू नहीं बनाना है कि नहीं भाई साहब, तो ये सब नहीं करना है। तो जिस क्वेश्चन में अगर हो सकता है, मेरा मानना है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मतलब मैं सारे क्वेश्चन में अगर एंटी व्यू बनता है कुछ भी, एक एंटी व्यू क्या मतलब एक और डायमेंशन इसके अलावा भी हो सकता है क्या, क्योंकि देखिए आप जब एज ए IAS ऑफिसर के लिए आप जाते हो तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि सिर्फ वहाँ पे एक ही रास्ता नहीं होता है। आप बता सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से चूज करना होता है आपको। तो लेकिन मतलब अगर आपको 100% पता भी रहता है यही चीज़ होनी है, फिर भी आपको प्लान बी प्लान सी रखना रहता है। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट में 6-7 साल 8 साल बिताए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं सिस्टम कैसे वर्क करता है और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ में आती है। मैं मतलब इतना सोचता हूँ कि मुझे समझ में आती है, मुझे नहीं पता कि आती है नहीं आती है, बस अपने दिमाग से मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और बाकी अगर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा तो यार मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, मतलब नंबर आए ना आए उससे मतलब, देखो मेरा ये है कि ये इससे मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट है और ये प्रूवन भी है कि मतलब जो 2023 के AIR 1 थे उस उन्होंने भी ऐसा किया था तो उनको अच्छा नंबर मिला था। तो मैं तो ये फॉलो करने वाला हूँ। बाकी बहुत सब्जेक्टिव है इसमें, देखिए 14,000 लोग लिखेंगे तो सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और कम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें आधे नंबर के लिए फाइट होनी है, तो उसमें अगर ऐसा कुछ एंटीव्यू या फिर अनदर डायमेंशन दिखा के आधा नंबर मुझे ज़्यादा मिल जाएगा भाई, एक एक क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में भी आधा आधा नंबर ज़्यादा मिल गया तो 5 नंबर होता है। तो ये सोच के मैं हमेशा वो करता हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और ये रिटन एग्ज़ाम है तो इसमें आंसर ऐसा नहीं है कि एक ही होगा आपका मल्टीपल चॉइस की तरह, इसमें अलग अलग तरीके से लोग लिख सकते हैं जैसे जैसे लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। बस यही एक क्लैरिफाई करना था मुझे। और वीडियो आप लोग पूरा देखे हो यार, मतलब मैं तो ये बनाता हूँ, मेरा रिवीजन होता है, आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत लर्निंग रहती है इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो यार, मस्त एकदम चिल मार के। ये चीज़ें आपको कोचिंग में लाखों लाखों फीस दे के जाओगे तब ये लोग चीज़ें बताते हैं। मुझे लगता है कि नॉलेज शुड बी लाइक फ्री, सभी को इक्वली मिलना चाहिए।
और मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ से कोड बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स वीकेस्ट मेंबर, महात्मा गांधी। तो किसी भी देश का जो ग्रेटनेस है वो इससे मेजर किया जाता है कि वो वहाँ के अपने जो वीकेस्ट मेंबर हों उनको कैसे ट्रीट करता है। तो यहाँ पे मैम ने किया है, गांधी जी इन तालिस्मान टॉक्स अबाउट वीकेस्ट इन द चेन। दिस इज आइडिया इज सिमिलर टू दीन दयाल अंत्योदय and the nation greatness lies in making policies which are more oriented to our vulnerables in the society। तो गांधी जी का तालिस्मान का यहाँ पे इन्होंने किया कि इससे क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। और क्या क्या इससे स्टेप टेकन किए गए हैं, मनरेगा, पीडीएस, बेटी बचाओ, SC/ST का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ PW एक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हमारे देश में की गई हैं। तो इससे मैं ये सीख पा रहा हूँ कि मतलब जो इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया है, पहले गांधी जी तालिस्मान के बारे में बता दिया है कि इससे क्या आपका ये चीज़ें बेनिफिट होंगी, इंक्लूसिव होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, ये होगा। और जो नेशन का ग्रेटनेस है वो पूछा है कि हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर। तो कहीं ना कहीं इससे लिंक हो जाता है कि, और साथ में इसका जो भी 5 या 6 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इन द सेंस कि जो हमारे स्कीम्स हैं वीकेस्ट मेंबर के लिए, तो वो इन्होंने बता दिया है। तो और साथ में यहाँ पे रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल टू इंश्योर जस्टिस, तो यहाँ पे रॉल्स प्रिंसिपल का यूज़ किया है जस्टिस इंश्योर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो एक नेशन होगा वो ग्रेट तभी होगा, और हम अपना जो भी वीकेस्ट मेंबर है उनके लिए ऑलरेडी देखिए ये चीज़ें कर दिए हैं ताकि नो वन फॉल्स थ्रू द क्रैक ऑफ सोसाइटी। तो ये एक अच्छा आंसर है, और इससे ये सीखने को मिलता है भाई कि जितना भी क्वेश्चन हो आपको इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा देना है। 10 पॉइंट मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पॉइंट तो 10 लिखने ही पड़ेंगे आपको, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देने हैं, और थ्योरीज़ का जो भी एथिकल थ्योरीज हैं उसका यूज़ करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम, कंपैशन, करेज आर द 3 यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड मोरल क्वालिटीज ऑफ मैन। कन्फ्यूशियस जी ने बोला है कि जो विजडम होता है, कंपैशन होता है, करेज होता है, ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मोरल क्वालिटीज ऑफ मैन होते हैं। तो इन्होंने मैम ने स्टार्ट किया है, अ मैन ऑन आउटसाइड इज गाइडेड बाई वैल्यू विद इन। तो जो भी हमारा अंदर का वैल्यूज़ है उसी से हम मोटिवेटेड और गाइडेड होते हैं, और जो भी वैल्यू सिस्टम होता है वो हमारे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को इम्पैक्ट करता है। तो विजडम को इन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया कि विजडम का मतलब होता है रैशनली थिंक करना, बैलेंस डिसीजन पे अराइव करना, और साथ में क्या किया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है। IS मीनल कर्नवाल हैज़ रीडिफाइंड गिफ्ट टेकिंग। तो यहाँ पे विजडम का इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है। सेम उसी तरीके को करेज को डिफाइन किया है और उसका एक एग्जाम्पल दे दिया है। कंपैशन को डिफाइन किया है कि ह्यूमन हैव इनेट एबिलिटी टू फील समवन्स पेन एंड इमोशन, कंपैशन एंड काइंडनेस हेल्प इन क्रिएटिंग पीसफुल वर्ल्ड। तो फिर इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है। तो ये, और साथ में जो कंक्लूजन लिखा है, दिस टूवर्ड्स सर्टेन यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज मैन विच मस्ट अडियर टू। तो इसीलिए ये ऐसे वैल्यूज हैं जिनको सभी मैन को अडियर करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में ही था विजडम, कंपैशन और करेज, तो क्यों ज़रूरी है उसका इन्होंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के साथ एग्जाम्पल दिया। तो ये एक तरीका हो सकता है, और इसके अलावा आप इसका यूज़ भी बता सकते हो। एक दूसरे तरीके का जो मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर विजडम है तो विजडम से ये फ़ायदे होंगे, ये चीज़ें होंगी। आप विजडम रहेगा तो एडवर्स सिचुएशन में भी आप रैशनली सोच सकते हो। मतलब मैं उसका एक यूज़ बता दूंगा, पूरा डिफाइन तो करूंगा ही। यहाँ पे मैम ने जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इसको डिफाइन करके एक एग्जांपल दे दिया है, मैं इसके यूज़ बता दूंगा कि विजडम से ये चीज़ होती है, ऐसे सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हो। कभी भी ऐसे जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो उस सिचुएशन में, मॉब का अगर कुछ है तो उस सिचुएशन में, तो वहाँ पे मैं विजडम का कुछ एक एग्जांपल ऐसे करके दिखा दूंगा। कंपैशन का एग्जांपल दे दूंगा कि मतलब जो भी मदर टेरेसा और कंपैशन से क्या होगा, कंपैशन से मतलब जो भी चीज़ें बेनिफिट हैं वर्ल्ड में, पीस और जो भी है,
गरीबों के लिए मदद है और बाकी चीज़ें। तो मैं सबका एक अलग अलग जो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट, वो दे दूंगा, सबका एग्जाम्पल दे दूंगा। तो ये दो तरीके से मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप पूरा डिफाइन कर दो जैसे मैम ने किया है, डिफाइन करके पूरा उसको एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल दे दो, या तो इसके यूजेस बता दो कि भाई विजडम होगा तो ये चीज़ें होंगी, कंपैशन होगा तो ये होगा दुनिया में, करेज होगा तो ये होगा। तो ये कोई इसके जो क्वालिटीज़ हैं वो चीज़ें अच्छी अच्छी बता के आप इसका एक आंसर लिख सकते हो, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर इसमें कुछ अगर अनदर डायमेंशन ऐड करना है तो इसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ, बस बहुत छोटा सा, मतलब वैसे इतना सफिशियंट होगा, लेकिन अगर और अच्छा इसको बनाना है तो मैं इसको ये सोच पा रहा हूँ कि मैं ऐसे एक लिख दूंगा कि देयर आर मोर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मोरल वैल्यूज, मोरल क्वालिटीज दैट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जस्टिस, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें होनी चाहिए इंसान के अंदर। जो धर्म के 5 आधार हैं तो उसमें से तो 2-3 तो यहाँ दे दिया, बाकी 2-3 मैं उधर लिख दूंगा कि ये सब भी ज़रूरी होने चाहिए। तो ये जस्ट पॉइंट आउट करूँगा एक, नहीं तो बाकी सिर्फ उतना ही लिख के, मतलब आंसर आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो पूरा होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोसाइटी इज ए जस्ट अ सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट इफ यू न्यू एवरीथिंग अबाउट इट यू विल बी विलिंग टू इंटर इट इन अ रैंडम प्लेस। अब इससे मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि एक जस्ट सोसाइटी है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, यहाँ से इंटर करूँ, वहाँ से इंटर करूँ। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अर्बन प्लेस है और रूरल प्लेस है। तो अर्बन प्लेस में सारी सुविधाएं हैं, जो भी है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब कुछ है। और रूरल सोसाइटी में आपका ये सब चीज़ें उतनी नहीं हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू गो टू अर्बन, और अर्बन सेटअप में माइग्रेशन होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप मान लो कि जो चीज़ें अर्बन प्लेस में मिल रही हैं, जो भी सेम लेवल का एजुकेशन, सेम लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम लेवल का जॉब अपॉर्चुनिटी, तो फिर अर्बन और रूरल में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। फिर इंसान कहीं पे, मतलब फिर ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हम रूरल सोसाइटी में रहना चाह रहे हैं कि अर्बन सोसाइटी में रहना चाहते हैं। तो जस्ट सोसाइटी का मतलब ऐसी चीज़ जहाँ सारी चीज़ें इक्वल हो, तो उसमें आप तो फिर कहीं पे भी रह लो, कहीं से भी इंटर करो। मैं यहाँ तक इसका सोच पा रहा हूँ, ये मेरा मीनिंग है। अब देखते हैं मैम ने क्या लिखा है। John Rawls has given this theory of justice in order to ensure a fair and transparent society। ठीक है, इन्होंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जॉन रॉल्स ने इसलिए दिया था। In order to arrive his principle of fair and justice, he gives 2 important concept, veil of ignorance and original position। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है कि हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो हम उसमें अपने आप के बारे में रख के नहीं बनाते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई है किसी भी रिलीजन या कुछ से है, तो ये सोच के नहीं बताएगा कि मैं इस रिलीजन में हूँ तो मैं इस रिलीजन के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी बना दूंगा। वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है कि अपने आप को एकदम भूल जाओ कि मैं क्या हूँ, आप बस सोसाइटी के लिए देख के एज अ पॉलिसी बनाते हो, तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है। तो यहाँ पे मैम ने लिखा है कि ही सजेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट जस्ट सोसाइटी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी फेयर। ठीक है, डिसाइड प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन मस्ट बी बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। Then the means one must unaware about his own situation while formulating। तो इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है 3 पॉइंट में। उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन ये होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, बाकी सोसाइटी के भी जो धर्म और बाकी पोजीशन है उसको भी आप सोच के नहीं देखते हो उसको, मतलब आप उसके बारे में भी ऐसा सोचते हो कि उनके बारे में भी मुझे नहीं पता है, इस हिसाब से मैं पॉलिसी बनाऊंगा कि सबके लिए इक्वली हो। According to Rawls, such arrangement will lead to establishment of principle of justice, where most advantage is ensured to the least advantage in the society। तो इन्होंने पूरा वेल ऑफ इग्नोरेंस का इन्होंने पूरा एकदम डिफाइन कर दिया है, पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिफरेंस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक अफर्मेटिव एक्शन इन ऑर्डर टू इंश्योर अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। दिस अकॉर्डिंग टू Rawls will help in creating society which is just, justice is fairness। तो यहाँ से ये इन्होंने इस क्वेश्चन में पूरा थ्योरी का ही यूज किया है, कुछ भी अलग से नहीं। जो रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसी को पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये पूरा रॉल्स का सोशल जस्टिस प्रिंसिपल पे ये आपका कोट था। इन्होंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता है,
लेकिन बेटर यही है कि आप जो थ्योरी है ऑलरेडी हमारा सिलेबस में जो है पॉइंट, आप अगर उसी से लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो जो चीज़ अगर थ्योरी है ऑलरेडी सिलेबस में है तो उसको तो आपको थ्योरी से ही लिखनी है। उसमें अगर इन केस नहीं आता है तब आप इधर उधर की चीज़ें लिखो, लेकिन अगर थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ से ये सीख पा रहे हैं हम लोग कि थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो जो सिलेबस में है तो वो हमें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में पूरा बताना है, तो ये चीज़ हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव परसुएशन टू अचीव द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव परसुएशन का इम्पोर्टेंस पूछा है, जो गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गोल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें इफेक्टिव परसुएशन कैसे काम करेगा। तो मैम ने क्या किया, पीएम मोदी ड्यूरिंग रिसेंट सिविल सर्वेंट डे स्पीच हैज हेल्ड दैट सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया हैव मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ रस्टेड स्टील फ्रेम टू अ ट्रस्टेड स्टील फ्रेम सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने बताया है, जो पीएम का स्पीच था उन्होंने डायरेक्ट उसी को कोट कर दिया है। अब परसुएशन को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया, परसुएशन इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन्स डिसीजन मेकिंग थ्रू बेटर कम्युनिकेशन, बेटर अलाइनमेंट विद द थॉट ऑफ रिसीवर। एंड देन परसुएशन इन्वॉल्व लोगोस, एथोस, पोथोस, ये एक डायग्राम है। तो कभी भी आपका परसुएशन आए डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, सीधे आप यही छाप सकते हो। तो ये परसुएशन को इन्होंने पूरा डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट पेज में इन्होंने इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर परसुएशन रहेगा तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज हो जाएगा, जैसे कि मॉब वायलेंस हो जाएगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होगा। पीएम मोदी मन की बात, वहाँ पे भी तो मोदी जी एकदम परसुएड ही करते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ें करो। इट कैन लीड टू बेटर बिहेवियरल चेंज, स्वच्छ भारत अभियान, लीड टू अवॉइड पैनिक सिचुएशन ड्यूरिंग कोविड, बेटर रिस्पॉन्स डिजास्टर रिलीफ के टाइम। देन दस द परसुएशन कैन हेल्प इन अचीविंग गोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मैम ने जो इम्पोर्टेंस है उसका सिर्फ 5 पॉइंट दिया है, आप और भी ज़्यादा पॉइंट दे सकते हो इसमें। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, या तो परसुएशन को यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ सफिशिएंट। मैम ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो आप एकदम पूरा यही जो परसुएशन का है ये कॉपी करके कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। और ये जो पॉइंट्स भी हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर आपको नोट्स में ऐड करना है तो कर सकते हैं आप। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन एथिकल गवर्नेंस। पहले तो इम्पैक्ट पूछा है पॉलिटिकल एटीट्यूड का एथिकल गवर्नेंस पे, एंड हाउ कैन अ बैलेंस पॉलिटिकल एटीट्यूड इंश्योर गुड गवर्नेंस। तो कैसे एक बैलेंस पॉलिटिकल व्यू इंश्योर करता है गुड गवर्नेंस का, ये दूसरा पार्ट है। तो इम्पैक्ट पूछा है तो इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यही हम देखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस बियॉन्ड जस्ट गवर्नमेंट, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब ये चीज़ कोई भी गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा सीधे आप इंट्रो यहीं से कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ से ये पूरा डायग्राम बना सकते हैं और इसी को पूरा कॉपी कर सकते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन एथिकल गवर्नेंस। अब क्या क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिकल एटीट्यूड का, न्यूट्रल टर्म में होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, मेजर एट्रीब्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस इज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, और ये सब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो गया, अब्यूज ऑफ पावर होता है, फोकस ऑन मनी, अनफेयर मीन्स, कल्चर ऑफ सिक्रेसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा और क्या होता है, करप्शन, नेपोटिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इनर्शिया टू चेंज, इशू ऑफ ओपेसिटी, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। ये सब इसका इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल एटीट्यूड का। तो ये पहला पार्ट हो गया। दस देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस पॉलिटिकल एटीट्यूड। इसके अलावा फिर इसमें क्या किया है मैम ने, स्टेप टेकन, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, CVC, CIC, लोकपाल, लोकायुक्त, 73rd 74th, इंक्रीज इन यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये किया है। और फिर इसके बाद द बैलेंस पॉलिटिकल एटीट्यूड कैन लीड टू गुड गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो सेकेंड पार्ट है मेरे ख्याल से मैम ने उसको उतना एड्रेस नहीं किया है, मेरा जहाँ तक थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि बैलेंस पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे गुड गवर्नेंस इंश्योर करेगा। तो अगर बैलेंस पॉलिटिकल एटीट्यूड रहेगा तो जो आपकी पॉलिसी मेकिंग होगी, आप बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुए जो बेटर पॉलिसी होगी आप वो आप बनाओगे। इसके अलावा अगर कुछ ऊपर से
पॉलिटिकल ऐसे डिसीजन आते हैं जो कि सोसाइटी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको परसुएट करके बोलोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बिना किसी पॉलिटिकल मतलब आपके अंदर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहेगी तो आप ये नहीं देखोगे कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है। तो इसको इस तरीके से मेरे ख्याल से ऐसे इसको एड्रेस करना था कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है उसका आप मतलब करप्शन नहीं करोगे, आप कहीं पे जो नेक्सस होता है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस होता है वो नहीं करोगे, तो इससे जो आपका डिलीवरी ऑफ सर्विस रहेगा वो अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रल पॉलिटिकल एटीट्यूड से होगा। तो मैम ने यहाँ तो एग्जांपल दे दिया है, मेरे ख्याल से तो इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है मैम ने सेकंड पार्ट को। तो आपका क्या इसमें थिंकिंग है, आप इस क्वेश्चन का 4B का आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है। इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दिया है मैम ने, एड्रेस किया है या फिर नहीं किया है, या फिर कुछ और आप बताओ कि और भी कुछ चीज़ें लिखी जा सकती थी, ये आप ज़रूर बताना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर नेशन टू स्ट्रिक्टली अडियर टू वैल्यूज दे प्रोफेस। अब जो हमारे अंदर वैल्यूज हैं वो पॉलिटिक्स के चक्कर में हम उसे कर नहीं पाते हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल पॉलिटिक्स का ही आप देख लो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत ईमानदार होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत काम उनको करना ही पड़ जाता है। सेम चीज़ वही है कि जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे देश अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक मानेंगे, इंडिविजुअलिटी और इस सब को प्रोटेक्ट करेंगे, प्राइवेसी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ का है, ऐसे ही मतलब मैं सोच पा रहा हूँ। Recently, India during G7 meet has highlighted the geopolitical tension and global power politics create their impact on the nation of global south। इन्होंने डायरेक्ट जो G7 का मीट था उसका बता दिया है कि जो नॉर्थ के ग्लोबल नॉर्थ होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना चाहता है ग्लोबल साउथ को कि भाई तुम ये चीज़ करो, जबकि वो खुद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैम ने उसको ऐसे ही दिया है कि मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेशन टू अडियर टू वैल्यू द प्रोफेस। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, तो एक चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा दूसरे जगह इफेक्ट पड़ेगा। जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है ये भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के नेशन है इनको भी इम्पोज किया जाता है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी कम कर दो, क्लाइमेट चेंज पे काम करो, और खुद वो काम अपने खुद ही करते हैं। मतलब हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं ये चीज़ करो, लेकिन खुद हम नहीं कर रहे हैं। वो वाली दोगलापन वाली बात हो गई। तो ये वही चीज़ है, दोगलापन इसमें दिखता है। और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, डज नॉट इम्पैक्ट नेशन, तो डज नॉट इम्पैक्ट नेशन में तो इसमें मैम ने दे दिया है कि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया था, ऑयल परचेज किया था रसिया से, जबकि यूएस ने बोला था कि नहीं करो। एमएसपी पॉलिसी दिया था पीस डील के थ्रू, चाबर पोर्ट बनाया था, जबकि अक्सा होने के बाद भी। तो यहाँ पे मैम ने जो दूसरा पार्ट है कि जहाँ पे इस पे जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है नेशन को, तो यहाँ पे इंडिया ने जो जो काम किया है उसके अगेंस्ट में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है मैम ने। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको थ्योरी या उतने पॉइंट नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल इजीली दे सकते हो। अगर आपको 4-5 एग्जाम्पल आते हैं तो 4-5 एग्जाम्पल दे के आप समझा दो कि भाई ये चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये एक लर्निंग यहाँ से हमें मिलती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ एथिक्स गवर्न्स डिसीजन मेकिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न्स एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ गवर्न डिसीजन मेकिंग, मतलब ये इंटरनली होता है कोड ऑफ एथिक्स, और कोड ऑफ एक्शन आउट एक्सटर्नली होता है। एक्सटर्नली मतलब जब कोई काम आप कर दोगे गलत उसके बाद ये होता है, और एथिक्स का मतलब आप इंटरनली कुछ फैसला लेने से पहले ही आप सोचते हो सही है गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने मैम ने स्टार्ट किया माइक्रो इज ऑफ द व्यू, अरे ये व्यू की स्पेलिंग ही गलत है, व्यू ठीक है। दैट एथिक्स इन पब्लिक लाइफ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनलाइक मोरल्स एप्टीट्यूड एथिलिज्म एंड करिश्मा इट्स अ चॉइस। तो फिर वही चीज़ इन्होंने कोड से स्टार्ट की है। इन ऑर्डर टू इंश्योर एथिक्स इन पब्लिक लाइफ देयर आर 2 मोस्ट पॉपुलर वेज। कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। गाइड डिसीजन मेकिंग, मोरल कंपस होता है,
जो पॉटर स्टुअर्ट थे उनका मैंने बताया था, व्हाट इज़ योर राइट वर्सेस व्हाट इज़ योर राइट थिंग टू डू। कोड ऑफ एथिक्स इम्पोज्ड बाय सोसाइटी होता है और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है। साथ में जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसको भी 1 2 3 4 5 पॉइंट में बताया है। रूल्स रेगुलेशन होता है, गाइड करता है बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्पोज किया जाता है, कोहर्सन या इस पर पनिशमेंट होता है और इसका एडियरेंस मोर होता है। तो दोनों को अलग अलग मैम ने इसका 4 4 5 5 पॉइंट बता दिया है और उसका एक एग्जाम्पल दे दिया है और एक सिंपल सा कंक्लूजन बेस जो समरी बेस्ड कंक्लूजन है, कोड ऑफ एथिक्स इज एन इंटरनल गाइड एंड कोड ऑफ एथिक्स गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन दे दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द वेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्रेसी इनटू अ विंडो ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से जो पहले गवर्नमेंट में सिक्रेसी रहती थी अब वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो इसको एग्जामिन करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो जो पॉजिटिव चीज़ें की है वो बता देंगे, हम एग्जामिन कर लेंगे। तो यहाँ मैम ने क्या किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज कंसिडर्ड टू बी अ सनशाइन। इसके बारे में बताया है, एक एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ें उससे फ़ायदा होगी। इसका प्रोविज़न इन्होंने बता दिया है कि ये राइट, एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 30 days एंड इंफॉर्मेशन कंसर्न लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन मस्ट बी गिवन इन 48 hours। इसके अलावा जो डिलेज हैं, अप्रूवल हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अथॉरिटी मस्ट हैव पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये सब चीज़ें होने से क्या हो गया, गवर्नमेंट में विंडो ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ गई ये प्रोविज़न आने से। तो ये पूरा उन्होंने लिख दिया है। और कुछ प्रोविज़न को यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जैसे चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एग्जेम्प्टेड भी हैं। तो ठीक है, इसका एम क्या है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, क्रेडिबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। एंड देन इशू क्या है कि सभी के पास पीआईओ नहीं है, फ्रिवलेस एंड फेक आरटीआई, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्लोजर, मिसयूज ऑफ एग्जाम्पशन प्रोविजन, अनवारंटेड डिलेज। तो ये इसका इशू है। और फिर इसके बाद इसको उन्होंने वे फॉरवर्ड दे दिया है, पेनलाइज पब्लिक अथॉरिटी विद नोट पीआईओ, encourage protective disclosure, this will help in strengthening the act। तो इसको सिंपल सा एक कंक्लूजन दे दिया है, पूरा उसका प्रोविजन बता दिया है कि इससे ये ट्रांसपेरेंसी विंडो होती है, इसमें ये इशू है और ये आपका वे फॉरवर्ड है। तो ये एक सिंपल सा एकदम जो थ्योरी है उसी को पूरा इन्होंने यहाँ पे बताया है। इमोशनल इंटेलिजेंस empowers public servant to skillfully manage interpersonal dynamics, hence fostering a cohesive work culture, discuss। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फिर से कोट का इस्तेमाल किया, इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। और इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। इट इज़ एबिलिटी टू मैनेज, कंप्रीहेंड एंड कंट्रोल वंस ओन इमोशन टू अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस, कॉग्निटिव बायस इन इम्पैक्टिंग डिसीजन। तो इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। अब इसका रोल ऑफ ईआई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पूछा था कि मैनेज इंटरपर्सनल डायमेंशन एंड हेंस फॉस्टरिंग ए कोहेसिव वर्क कल्चर। तो कैसे इसका क्या क्या रोल है, तो मोटिवेटिंग द कलीग ड्यूरिंग टफ टाइम, ये इसका एक एग्जांपल। बेटर कोऑर्डिनेशन, कैलकुलेटेड रिस्पांस एंड कंपैशनेट वर्क कल्चर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, comprehensive and innovative work culture, and then better resource utilization, Armstrong Payne People's Road। तो सारे जो 6-7 पॉइंट हैं इसका सबका एग्जाम्पल दिया है। तो ये एग्जाम्पल हम पूरी तरीके से मतलब कॉपी कर सकते हैं अपने नोट्स में, अगर एग्जाम्पल्स नहीं है तो। रोल ऑफ ईआई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में ईआई कैन हेल्प फास्टर नॉट जस्ट अ कोऑपरेटिव बट अ इनोवेटिव वर्क कल्चर। तो एक कंक्लूजन, एक समरी बेस्ड कंक्लूजन है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए का पूरा क्वेश्चन। जो केस स्टडीज़ है उसको हम अलग पार्ट में करेंगे, और साथ में जो मैंने बताया था 4B का जो क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि उसका आपको क्या लगता है, उसका आंसर एड्रेस किया है मैम ने, नहीं किया है, उसको आप कैसे करोगे अगर अपनी तरीके से करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, अब यहाँ तक देख लियो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इतना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही, और ये सब चीज़ें आपको लाखों रुपए दे के लोग कोचिंग में भी नहीं बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।